हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले आज हम लोग एनसीईआरटी के फैक्ट देखने वाले हैं। जितने भी एनसीईआरटी ये 7 क्लास और 8 क्लास का मिसलेनियस है, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप एक बार देखने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आगे इसमें आपको बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। सबसे पहला है भूज। भूज तो पता ही आपका कहाँ पर है, गुजरात में है। भूज में भूकंप के झटके जो आए थे 26 जनवरी 2001 को आए थे। कब आया था ये डेट इंपॉर्टेंट है कि भूज में भूकंप कब आया था, तो 26 जनवरी 2001 को आया था। भूज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता से भीषण भूकंप आया था। तो सबसे पहले ये पैमाना भी बता दिया गया 6.9। चलिए आगे देखते हैं, सारे स्लाइड को एक एक करके क्लियर करेंगे। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। स्कूलों में इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों की जान गई थी और 31 शिक्षकों की मौत की आशंका थी। कब? 26 जनवरी 2001 को। तीसरा देखिए, भुज में विनाशक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक हो गई। चौथा है भुज की तबाही। फाउन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन और संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। पांचवा स्लाइड में देखिए, पांचवा स्लाइड में है शहर में आग से क्या हुआ। चारकोल और अंगीठियों की पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गया। ठीक ना। और छठा में है, देखिए, भूकंप और प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दिया गया। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। तो बताइए 26 जनवरी 2001 के समय में कौन से राष्ट्रपति थे? कमेंट में बताइए, देखते हैं कि आपको कितना याद है। और सातवां जो है, मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील की गई। गुजरात सरकार ने संकट का सामना करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता मांगी। और ये बताइए कि उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर यानी सीएम कौन थे? ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आएगा। क्रियाकलाप, एक्टिविटीज़ देखिए। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचार पत्रों के रूप में दिया गया। भूकंप एक वस्तु स्थितीय अध्ययन है, पढ़ें और इसके घटना के अनुसार इसका श्रेणीबद्ध करें कि भूकंप किस तरह से है, और इसको वस्तु स्थिति का अध्ययन करें, उस समय किस तरह से हुआ होगा। कल्पना करें कि यदि आप स्कूल के समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। ये भी आपका है कि आप सोच, एक्टिविटी बेस्ड है। चलिए आपको चित्र दिखाते हैं। ये है गुजरात का वह जगह जहाँ पर भूकंप आया था। ठीक ना। गुजरात के भूकंप विनाश द्वारा, गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश जो हुआ था, इसका एक बार और चित्र देख लीजिए। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी का पेज है। चलिए नेक्स्ट है, भूकंप के बारे में क्या आप जानते हैं? ठीक है ना, क्या आप जानते हैं, डू यू नो से क्वेश्चन है। ठीक ना। भूकंप के बारे में है, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं, जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पे किया जाता है। किस पे किया जाता है? रिक्टर स्केल पे मापी जाती है। तीव्रता नापी जाती है रिक्टर स्केल पर। जिस जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 होती है, उससे कम खतरा होता है, उससे कम खतरा होता है, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता, पता भी नहीं चलता कि भूकंप आया। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है, उससे वस्तुओं की क्षति या थोड़ा क्षति होने का क्षति पहुंचता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 होता है अथवा उससे अधिक होता है, वह बहुत ही शक्तिशाली होती है। और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा 7 से अधिक होती है, वह सबसे अधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो भूकंप जो आया था 6.9 के स्पीड से आया था। कहाँ पर? गुजरात के भुज में। कब आया था? 26, देख लीजिए 26 जुलाई है कि जनवरी है, 26 जनवरी 2001 को आया था। कब आया था? 26 जनवरी 2001 को आया था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़। देखिए भूकंप लेखी यही है, ये इस तरह का बना हुआ रहता है। ठीक ना, यहाँ पर रहता है, यहाँ पर इस तरह से बनावट रहता है, ये भूकंप लेखी है। इससे ये नापा जाता है कि भूकंप कहाँ पर और किस स्पीड से आया है। स्पीड से पता करने के लिए रिक्टर स्केल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है शब्दावली यानी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जीवाश्म, इसी को फॉसिल्स कहते हैं। सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं, जो मरा हुआ दबा हुआ रहता है, मर जाता है, या पौधा या जंतु, दोनों में से कोई, और उसी के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। जो सड़ी हुई हड्डी गली हुई रहती है, उसी को अवशेष को फॉसिल्स कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। आइए ये देखिए, ये पिक्चर है कायांतरित सेल में परिवर्तित अवसादी चट्टान का। अवसादी चट्टान से क्वेश्चन हमारा है। आइए थोड़ा सा हमारा पर्यावरण का ही क्वेश्चन है। देखिए ये जो आपका है स्लाइड, ये है आपका रेड फोर्ट, लाल किला।
लाल बलुआ पत्थर से बना है। किससे बना है? रेड स्टोन से बना हुआ है। और ताजमहल जो है सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ताजमहल किससे बना है? सफ़ेद संगमरमर से बना है। चलिए, ये है इनके एजुकेशन क्लास। इसको सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे अगर अच्छा लगे तो। और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे, इसलिए आप एनसीईआरटी के फैक्ट से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये देखिए सेल चक्र आज हम बताने वाले हैं। सेल चक्र आखिर किस तरह से आखिर ये बनता है, सेल से फिर आखिर ये कैसे कैसे होता है, सेल चक्र कैसे होता है। तो सबसे पहले ये देखिए मैग्मा। जब भूकंप द्वारा मैग्मा बाहर निकलती है, लावा जब निकल के बाहर आती है मैग्मा, तो ये आग्नेय सेल बनता है। इससे कौन से चट्टान बनता है? आग्नेय सेल। ये फिर बाद में जाके अवसाद के कारण तलछट हो जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है, फिर ये अवसादी चट्टान बन जाता है और उसके बाद ये कायांतरित चट्टान बनता है। तो ये इसी तरीके से दिया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान से अवसादी चट्टान के बाद में ताप और दाब के कारण यह अवसादी चट्टान से कायांतरित चट्टान में मिल जाता है और पुनः पिघलकर या फिर मैग्मा बनता है। फिर ये इसका चक्र चलते रहता है, इसी को कहते हैं सेल चक्र। कुछ देखिए यहाँ पर चित्र दिया है आपका, ये देख रहे हैं बाढ़कृत मैदानों में निर्मित स्थलाकृतियाँ कैसा है? तो ये देखिए बाढ़ का पानी है, बाढ़ का मैदान है और इस तरह से ये इस तरह से अपना आकार बना रहा है। और इसी की तेज आकार के बहाव से जो एक भाग टूट के अलग हो जाता है, ऐसे ऐसे करते करते इतना हो जाता है, ये अलग हो जाता है। इसी को चाप झील कहते हैं या गौखूर झील कहते हैं। क्या, कौन सा झील? गौखूर झील। कैसा हो जाता है? गाय के खूर के समान। देख सकते हैं पिक्चर में, गाय के खूर के समान होता है। और ये जो इसके किनारे होता है इसको तटबंध कहते हैं। और इसको जो ये बना हुआ है विसर्प, इसी को इंग्लिश में मिनांडर कहते हैं, विसर्पाकार। ठीक ना, ये भी आप देख लिए। ये देखिए, ये जो है जलप्रपात है। ठीक है, ये कठोर सेल है। यहाँ पर ये जल की इस शक्ति द्वारा काटे गए मृदु सेल है। धीरे धीरे देखिए इसका आकार में वृद्धि होते गया। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा हो गया, तो ये बड़ा हो गया तो ये धीरे धीरे चट्टान को भी काट के बनाता है। यह एक जलप्रपात है। तो डू यू नो में पूछता है, क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं? विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। 971 मीटर इसकी हाइट है। आपको मिल जाएगा वेनेजुएला जलप्रपात। कहाँ पर? सॉरी, एंजल जलप्रपात मिलेगा कहाँ पर? वेनेजुएला देश में। वेनेजुएला का राजधानी कराकस है और ये दक्षिण अमेरिका में मिलेगा। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में की सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। ये भी बहुत खतरनाक है और बहुत बड़ा है, आपको पिक्चर के माध्यम से समझाएंगे। और अफ्रीका में भी है, अफ्रीका में भी है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। इसी विक्टोरिया जलप्रपात से नील नदी निकलती है। नील नदी निकलती, दुनिया की सबसे लंबी नदी, 6690 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 6690 किलोमीटर लंबाई है किसका? नील नदी। और 22% इसका भाग मिस्र देश में जाता है नील नदी का। चलिए, ये ये चित्र आपका स्पष्ट नहीं हो पाया, चलिए कोई बात नहीं। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा प्रॉपर्टी है, ऊपर का भूप्रपट्टी, और 84% भाग मेंटल है और 15% भाग क्रूड है। अब थोड़ा हम लोग पृथ्वी के अंदर का वातावरण देख रहे हैं। पृथ्वी की त्रिज्या जो है, याद रखिएगा, पृथ्वी का रेडियस कितना है? 6371 यानी 6371 किलोमीटर। पृथ्वी का रेडियस कितना है यानी त्रिज्या कितना है? 6371 मीटर। ये बहुत किलोमीटर। ठीक है, अब आइए कुछ वर्ड का उत्पत्ति हुआ है। इग्निशियस, इग्निशियस वर्ड कहाँ से लिया गया है? ये लेटिन शब्द इग्निस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। आखिर इग्निशियस जो बना है वो आपका अग्नि से बना है। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक सुने होंगे। सेडिमेंट्री ये भी लेटिन शब्द है, सेडिमेंटम मेंटम, जिसका मतलब होता है स्थिर, यानी यह एक जगह स्थिर रहता है। मेटामॉर्फिक, इस ये भी सुने होंगे। ये ग्रीक वर्ड है। मेटामॉर्फिक कौन सा शब्द है? ग्रीक, जिसका मतलब मेटामॉर्फोस होता है। मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन, ये रूप परिवर्तन करता रहता है। ठीक है, मेटामॉर्फिक जो ग्रीक शब्द है, जिसका शब्द होता है मेटामॉर्फोस, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन करना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सब चीज़ है, इसलिए कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आते रहे। ठीक है, डू यू नो से फिर एक क्वेश्चन है। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है। भूकंपीय तरंग कितने प्रकार की होती है? तीन। पी तरंग, जो पी तरंग होता है ये अनुदैर्ध्य तरंग होता है। एस तरंग जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है और एल तरंग जो होता है पृष्ठीय तरंग होता है।
ठीक है। सबसे खतरनाक तरंग जो होता है वो पी तरंग होता है। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। यानी विश्वकोश का मतलब होता है वर्ड मीनिंग से, मतलब किससे, डिक्शनरी से इस सब का तरंगों का गुणधर्म, और या फिर आप गूगल से पता कीजिए। ये बोलने का कोशिश कर रहा है। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था। ये हमारा चैनल है एनके एजुकेशन क्लास, इसको सब्सक्राइब कर देंगे। आइए हम लोग थोड़ा सा प्लेट के बारे में जानते हैं। पृथ्वी में जो प्लेट है, ठीक ना, भूकंप जो आता है, देखिए कुछ प्लेट आगे बढ़ते रहते हैं, हमेशा खिसकते रहता है। हर एक जो साल है ना, ये 0.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर खिसकते रहता है। 2.5 सेंटीमीटर। अभी अभी देख रहे हैं आपका इंडिया कहाँ, ये अफ्रीका के नज़दीक हुआ करता था। अभी जाके ये इंडिया इस यहाँ अफ्रीका से कई दूर गुना जाके हट के हमारा इंडिया है। पहले वो अफ्रीका के मेडागास्कर के बगल में था। तो आइए प्लेट सीमा के बारे में जानते हैं। ये जो है आपका दिया हुआ, ये प्लेट सीमा है, ठीक ना। और ये जो यहाँ पर बिंदा टाइप का दिया, इसको अधिकेंद्र कहते हैं, जहाँ से कि भूकंप का पता चलता है। और जो ये बीच में डॉट दिख रहे हैं, ये उद्गम बिंदु है, और उद्गम से पता चलता है अधिकेंद्र कहाँ बन रहा है। और भूकंपीय तरंगों की ये दिशा बाहर निकलती है, ये देखिए इस तरह से घूमती है, इस तरह से तब पता चलता है कि हमारा भूकंप किस दिशा की ओर जा रही है। यहाँ पर देखिए उद्गम केंद्र किसको कहते हैं, वह स्थान जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। जैसे यहाँ से उत्पन्न हुआ, तो ये उत्पन्न होने के बाद ये पूरा इस तरह से बढ़ेगा, इस तरह से जाएगा, ठीक ना। और जो बीच में रहेगा, ये बीच में ये अधिकेंद्र बन जाएगा, जो बीच में है तो अधिकेंद्र बन जाएगा। और ये किस तरह से रेडिएट करेगा, इस तरह से गोल टाइप का, ठीक है ना। तो जो भी आकार का होगा इधर का, पूरा चारों बगल फैल जाएगा भूकंप। और 6.9 के रेडिएशन से आया था कहाँ पर, 26 जनवरी को, कहाँ पर, 2001 में, गुजरात के भुज में। चलिए ये है थोड़ा एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, ठीक ना। ये दोनों वर्ड उत्पत्ति हुआ है। एंडो मतलब अंतः, और एक्सो मतलब बाहता। ये जेनिक जो दोनों में लगा के एंडोजेनिक बना दिया गया, एक्सो में जेनिक में लगा के एक्सोजेनिक बना दिया। जो अंदर में जो भी भूचल होता है, जो अंदर का जो भी उसका अवतरण होता है अंदर में पृथ्वी के, उसको एंडोजेनिक कहते हैं। और पृथ्वी के बाहर जो भी ऊपरी परत पर होता है उसको एक्सोजेनिक कहते हैं, ठीक है। समझ में गए होंगे। थोड़ा सा ज्वालामुखी की बात कर लें, तो भूपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ यानी मैग्मा होते हैं। आइए हम लोग जानते हैं मैप के थ्रू, ठीक है। ये हमारा है मैप बना हुआ किसका, तो ये है ज्वालामुखी पर्वत का। ये इस तरह से दिया हुआ, ये जो बीच में जो लिक्विड टाइप का जो है बनावट, ये इसको कहते हैं हम लोग, ये जो निकलने वाला है इसको निकास, यानी हिंदी में, इंग्लिश में इसको वेंट कहते हैं, जिससे कि ये लावा निकलता है। और जो इसका ऊपर का मुंह जो कटोरा टाइप का होता है उसको क्रेटर कहते हैं। और जब ये जो ऊपर में गैस या राख निकलता है तो उसको गैस या राख कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो निकलने वाला होता है वो जलवाष्प होता है। जलवाष्प सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा गैस सबसे ज़्यादा निकलता है, जलवाष्प निकलता है। और ये जब निकल के ये बाहर आते हैं गिर के, तो उसको लावा कहते हैं। और जब अंदर में रहता है तो उसको मेग्मा कहते हैं। और ये इसका सॉलिड वाला पार्ट है इसके अंदर का, तो उसको परपटी कहते हैं, उसको परपटी कहते हैं या भूपरपटी कहते हैं। और ये जो इस तरह से दिया हुआ है इसको मेंटल कहते हैं। और जो लिक्विड टाइप का रहता है अंदर में उसको मेग्मा कोस्ट कहते हैं, उसको मेग्मा कहते हैं। और ये जिस परत में होता है उसको मेंटल कहते हैं। और उसके ऊपर का परत को भूपरपटी कहते हैं या परपटी कहते हैं, ठीक ना। ये एक ज्वालामुखी पर्वत का आपको एक चित्र दिया गया जिसमें सारा चीज़ का जिक्र किया गया है। तो आई होप इसको बढ़िया से आप समझ गए होंगे। सबसे ज़्यादा निकलने वाला गैस कौन सा है, जलवाष्प है, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर कहता है इसी प्रकार के स्थलीय प्लेटों की गति करने से पृथ्वी की गति में कंपन होता है। मतलब स्थलीय प्लेट जो होता है जब गति करने लगता है तो पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, कंपन होने लगता है। कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, और इस कंपन को ही भूकंप कहते हैं। जब कंपन होने लगता है तो वो चारों बगल होने लगता है। आपको बताए थे मैप के थ्रू कि ये इस तरह से प्लेट उसका बना हुआ है। तो भूपरपट्टी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। आइए दिखाते हैं जहाँ से स्टार्ट होता है, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। ये फिर पूरा चारों बगल इसका फैलता है। उसके बाद उद्गम के भूसतह पर उसके निकट स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जो उद्गम का भूसतह ऊपर का होता है उसको निकट स्थान वाला को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है, और अधिकेंद्र के निकट
निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। जो अधिकेंद्र के जो सबसे निकटतम भाग होगा उसमें सर्वाधिक हानि होगा, और इससे क्या होता है कि सर्वाधिक हानि होता है एवं अधिकेंद्र की दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता कम होती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स था और क्वेश्चन था जो आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए बहुत हेल्पफुल था, साथ में एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके बेल आइकन दबा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।